के सामने ये पतझर के पेड़ सुल्तान अहमद की कुछ कविताएं। सुल्तान अहमद कवि मेरे प्रिय कवियों में से एक, उनकी कुछ कविताएं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। इन कविताओं के बारे में मित्र हरीश राय ने जो लिखा है उसकी बात करने की हम आगे बढ़ेंगे। हरीश राय लिखते हैं कि सुल्तान अहमद अपनी कविता के स्रोत लोक से उठाते हैं। लोक जीवन के व्यापक संदर्भ उनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। ये लोक ही उनकी कविताओं को शक्ति देता है। वे अपने विचारों को लोक से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अपनी रचनाओं में व्यक्त करते हैं। ये लोग कौन है? जो आम जन है, जिनकी कोई सुनता नहीं है। उन्होंने एक कहानी एक बार मुझसे कही थी कि मैं मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा था और एक बच्चा, गरीब बच्चा, वो बेचारा मिठाई खरीद तो नहीं सकता था, पर जो कांच के भीतर मिठाई रखी हुई थी तो वो कांच को स्पर्श करता और मुंह से लगाता। ये दृश्य देखकर मेरा हृदय जो है द्रवित हो गया था। तो ये लोग है, ये आम आदमी जो पीड़ा सहन करता है, जो दुख सहन करता है, जो रोज का संघर्ष करता है, उसको अपनी कविताओं में कवि ने अभिव्यक्त किया है। मैं सीधे कविताओं पर आता हूँ। कुछ कविताएं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आशा है आपको पसंद आएगी। पिछड़ते हुए कविता पहली कविता है। पिछड़ा हूँ इस कदर कि सच को देख सकता हूँ सच की तरह। थोड़ा सा और पिछड़ जाऊं तो सच को सच की तरह कह सकूं। उससे भी अगर ज्यादा पिछड़ जाऊं तो सच को सच की तरह कर सकूं, यानी सच को खूबसूरत सच में बदलते हुए मर सकूं। मित्रों, कवि का काम ही है सच को खूबसूरत सच में बदलना। दूसरी कविता है मैले कुचले शब्द। मैले कुचले शब्द हमेशा इठलाते हुए आगे आगे चलते हैं, चिकने और चमकते हुए शब्द। बोलते हैं इतना कि समझ में नहीं आ पाता सच। इस चक्कर में अक्सर छूट जाते हैं पीछे मैले कुचले शब्द, जिनकी आंखों में भरा रहता है कीचड़, मगर देख लेती है चीर कर वो चीजों की तरह। उनकी ज़बानें लड़खड़ाती है बार बार, मगर बोल जाती है सच। ये मैले कुचले शब्द या शब्दों का एक बिंब भी है कि शब्द कौन है। ये शब्द वो हैं जो आम आदमी हैं, जिनकी तरफ ध्यान किसी का जाता नहीं है। सभ्यता ने इतना विकास कर लिया कि हमने शब्दों को भी मतलब जो अर्थवान शब्द हैं उनको अनर्थक करके रख दिया है, और चापलूसी के शब्द आज मुख्य शब्द बन चुके हैं। अगर बचे रहें, सच कड़वा होता है और सच के शब्द भी कड़वे होते हैं। अगर बचे रहें कविता है। चलते चलते घर से सटा लेता हूँ बच्चों को, पत्नी के ओठ चूमता हूँ, कहता हूँ बहुत कुछ नहीं कहता, बहुत कुछ कहने से मुंह चुराता हूँ। न कुत्ता रोता है, न बिल्ली रास्ता काटती है, मगर एक इरादा भीतर थरथराता है कि अगर बचा रहा तो कुछ न कुछ जरूर ले आऊंगा घर। सेब, संतरे या अमरूद, नहीं तो केले ही सही, इन्हें उन तक तभी पहुंचा पाऊंगा अगर घर बचा रहा। घर में बचे रहे वे ये सोचते ही उस इरादे के पांव सनसना कर सूझ जाते हैं, और टूटा टूटा मैं हड़बड़ा कर लौट आता हूँ घर, बिना कुछ लिए, न सेब, न संतरे, न अमरूद, न केले ही। बच न पाने के अगर खौफ से भी किसी रोज बच गया तो कम से कम साबुत का साबुत घर तो आऊंगा। न भी ला सका सेब या संतरे या अमरूद या केले ही। कभी कभी शहर इतने डरावने हो जाते हैं कि आदमी घर से निकलता है और वो जो कल्पना करता है अपने घर के बारे में, वापस लौटने के बारे में, घर के बच्चों तक चीजें पहुंचाने के बारे में, उसी अहमदाबाद ने बहुत बुरे ढंग से दंगे देखे हैं, तो कहीं न कहीं उसकी छाप, उसकी भय की छाप जो है वो आपको इसमें दिखाई देगी। दूसरी कविता है घुटता है दम। खून होता है जब किसी फूल का, और थरथराता नहीं हवा का कलेजा तो घुटता है दम। हवा तनी रहती है, उस पर टंगी रहती है तमाम फूलों की सांसें, जाने कितनी साजिश के तहत उनमें इस कदर दुश्मनी रहती है
कि एक फूल का नाम अगर गुलाब हो तो कमल उसका सर कर देगा कलम। लगातार ये शंका बनी रहती है, अगर ऐसा नहीं है मौसम तो हवा की रस्सियां ढीली क्यों नहीं होती और उसकी आंखें गीली क्यों नहीं होती। बहुत ही कविताओं में एक जिसको कह सकते हैं कि दहशत का माहौल और व्यक्ति के भीतर जीवन जीने की लालसा का जो द्वंद्व है वो आपको कहीं न कहीं दिखाई देगा। लोग जाग रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक YouTube पे वीडियो देख रहा था कि वर्तमान सरकार के संदर्भ में लोगों का रवैया अब थोड़ा बदल के चुका है। बहुत बुरी खबरें चारों तरफ से आ रही है। शहरों की तड़पनें बढ़ गई है और जो प्रशासन है उसके हाथ पांव फूल गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं वो लोग, और लोगों का विश्वास प्रशासन से उठता जा रहा है। हर आदमी अपने घर में खौफजदा है। महामारी के समय में कवि लिखता है कि लोग जाग रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का जागरण है कि आप अपने सच को समझें, अपने संदर्भों के सच को समझें, केवल हवाई किले न बनाएं। लोग जाग रहे हैं इस बुरी तरह की नींदें पलकों के किनारे खड़ी रह जाती है, आंखों में नहीं समाती, समा भी जाती है तो किसी न किसी धमाके से टूट कर बिखर जाती है। लोग लोगों से इतना अधिक बतियाते हैं धमाकों के बारे में कि उन्हें भी नजरअंदाज कर जाते हैं। वो जमीन में बारूद गाड़ जाते हैं। लोगों के पास शब्द बहुत है, शब्दों की बहुतायत भी यही बताती है कि लोग जाग रहे हैं। दो कविताएं और पढ़ने के बाद बहुत सारी कविताएं, पहले नदी की चीख गजल, उनकी गजल संग्रह, गजलें भी बहुत प्यारी है सुल्तान अहमद की। किसी दिन उनकी गजलें भी आपके साथ शेयर करेंगे। राजा से ज्यादा खतरनाक, थोड़ी सी लंबी कविता। राजा से ज्यादा खतरनाक। राजा समंदर में पहाड़ उतरवा सकता है और मथवा सकता है उसको देवताओं और दानवों दोनों से। बाढ़ पर आई हुई नदियों पर बांध बनवा सकता है, उपजाऊ बनवा सकता है रेगिस्तान को, तिलिस्मी हथियार चलवाकर हमेशा हमेशा के लिए कोढ़ी बनवा सकता है किसी गुलिस्तान को। काम ही राजा से नहीं हो सकता इतना छोटा काम कि वो किसी गरीब के गंधाते बच्चे को अपनी गोद में उठा ले बिना किसी कपट के और उसके गालों पर अपने होठों के निशान बना दे। मित्रों, ये तस्वीर आपके सामने कवि ने रखी है। आपने देखा होगा कि कई राजनेता झोपड़ियों में जाके खाना खाते हैं, गरीबों के साथ फोटो खिंचवाते हैं और गरीबों की झोपड़ियों में बैठकर खाना खाने की जो एक प्रकार से जिसको कहते हैं कि दिखावा, जिस प्रकार से गरीबों के साथ खड़े होने का वो लोग करते हैं। गांधी जी का संदर्भ मुझे याद आ रहा है कि गांधी जी चंपारण में पहली बार गए थे और जब उन्होंने झोपड़ियों में जाके झांक कर देखा तो उन्हें पता चला कि जिस देश के लोगों की लड़ाई में लड़ रहा हूं उस देश के लोगों के पास पहनने को पूरे कपड़े नहीं है। मतलब एक सभा वहां की थी और सभा में उन्होंने देखा कि औरतें बिल्कुल बाहर नहीं आई थी। तो उन्होंने कार्यकर्ता से कहा कि भाई औरतें बाहर क्यों नहीं आ रही है, और कार्यकर्ता ने जब आकर कहा कि औरतें कैसे आ सकती है, उनके पास पहनने को कपड़े पूरे नहीं है, इसलिए कोई एक बुढ़िया फटे हुए कपड़े पहन कर करके बाहर आ जाती है। तो जिस देश बहुत करुण स्थिति थी उस समय भारत की, और उन्होंने उसको देखकर हमेशा हमेशा के लिए अपने वस्त्र, होठ, टोपी, सूट, वो जो यूरोपियन वस्त्र पहनते थे उसका त्याग कर दिया था। वो दिखावा नहीं था, वो दिल की सच्चाई थी। वो वोट लेने के लिए किया गया त्याग नहीं था। वो जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे उस प्रजा के साथ जुड़ने का काम था। फणीश्वरनाथ रेणु की एक बहुत अच्छी नवल कथा है मेला आंचल, और उसमें एक चरित्र है लक्ष्मी का। वो गांधी जी को देवताओं से ज्यादा पूछती है
और पूछते इसलिए क्योंकि गांधी सबको अपने लगते हैं। गांधी बाहर का आदमी नहीं है, वो बिल्कुल नजदीक का आदमी है। वो लड़ाई जो लड़ रहा है वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा अनुभव मेरे साथ। वो वहां के घड़े का पानी नहीं पी सकता, वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं चल सकता। तो ये सच्चाई थी लड़ाई की, ये चरित्र की सच्चाई थी। और उसके गालों पर आगे कविता में बढ़ा, तो राजा से नहीं हो सकता इतना छोटा काम कि वो किसी गरीब के गंधाते बच्चे को अपनी गोद में उठा ले बिना किसी कपट के, और उसके गालों पर अपने होठों के निशान बना दे। अंतिम पंक्तियां हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि वो ऐसा कर सकता है, आप यकीन करें या न करें, राजा से ज्यादा खतरनाक है वो। कौन? जो ये कहते हैं, ये सच्चाई जानते हुए भी कि राजा ऐसा नहीं कर सकता, मगर आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि राजा ऐसा कर सकता है। वो राजा के उस झूठ में शामिल है, और वो राजा से ज्यादा खतरनाक है आज का मीडिया। आज के मीडिया की ये तस्वीर, अंतिम पंक्तियां जो है वो राजा से ज्यादा खतरनाक, राजा के झूठ को भी सच में बदलने की कोशिश करने वाले लोग हैं जो आज का मीडिया है। बदलनी पड़ेगी ये दुनिया, एक कविता है। एक टुकड़ा रोटी के लिए हम छोड़ देते हैं अपना देश, कोई भी देश हमें पसंद नहीं करता। सड़ते सड़ते भी अगर हमें मिल जाती है दवाइयाँ, तो हम बदल देते हैं अपना धर्म, कोई भी धर्म हमें पसंद नहीं करता। कुत्तों की तरह दुरियाए जाते हैं, बैलों की तरह हुरियाए जाते हैं, बिना दुरियाए हुरियाए। बैलों की तरह हुरियाए जाते हैं, बिना कुछ बिछाए बैठ जाते हैं जमीन पर, कभी लेट जाते हैं फुटपाथ पर, तो वहां से भी भगाए जाते हैं। ये दुनिया ही हमें पसंद नहीं करती, अगर बदलती नहीं है पसंद तो बदलनी पड़ेगी ये दुनिया ही। मित्रों, ये दुनिया बदलने के लिए कोई देवता नहीं आएंगे, ये हालात बदलने के लिए कोई देवता नहीं आएंगे। इस हालात को बदलने के लिए हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी। और अंतिम कविता इस काव्य संग्रह की पढ़ के मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। पतझड़ में खुश हूँ, नीम के पत्ते झरे, चंद जमीन पर गिरे, कुछ कंधों पर, बाज बालों में फंसे, बजाय उदास होने के मैं खुश हूँ, तना हुआ नीम के तने की तरह। तुम किस लिए इतने उदास हो? जरा देखो तो, पीले पत्तों ने जगहें खाली कर दी है नए पत्तों के लिए। पीले पत्ते झड़ते हैं, पुराने लोग हटते हैं और नए लोग आते हैं। ये जीवन का क्रम है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। तो मुझे आशा है कि मेरे मित्र सुल्तान अहमद की ये कविताएं पतझड़ में पेड़ आपको पसंद आई होगी और आप इसका पूरा लुत्फ उठाएंगे।